नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम व्यक्ति विशेष में और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। व्यक्ति विशेष की इस खास चर्चा में आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी एक डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर देशराज रस्तोगी से। रस्तोगी जी कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और साथ ही अपनी दमदार स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। तो स्वागत करते हैं रस्तोगी जी का अपने स्टूडियो में। रस्तोगी जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, धन्यवाद। रस्तोगी जी, करियर की शुरुआत कब और कहां से की? करियर की शुरुआत आज से लगभग 21-22 साल पहले मैंने शुरुआत की। एक थिएटर ग्रुप से शुरुआत की। दिल्ली में हमारे मंडी हाउस में ग्रुप चला करता था, LSD कैंपस में, इंडो आर्ट थिएटर। तो हमारे डायरेक्टर थे यासीन खान साहब। तो कुछ दिन मैंने एज एन एक्टर उनके प्लेज में काम किया और फिर जैसे मुझे मौका लगा, उन्होंने एक फेस्टिवल किया मंच महोत्सव नाम से। तो मैंने यासीन खान साहब के सामने प्रपोजल रखा। मैंने कहा, सर मैं भी अपनी 2 प्ले आपके इस मंच महोत्सव में अपने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उनका हाँ भाई, क्यों नहीं। तो मैंने एज ए डायरेक्टर जो पहले 2 प्ले किए, उसमें से एक था सुई की नोक और दूसरा था इतिहास का एक पृष्ठ। तो 2 प्ले मेरे उस फेस्टिवल में हो गए और मैं एज ए डायरेक्टर थिएटर में आ गया। पर क्योंकि थिएटर तो मैं करना चाहता था और मेरी फैमिली, वो मैं घर से अपने 10, 20, 30 रुपए लेके निकलता था। तो मुझे लगता था ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि 10, 20 रुपए तो घर से ही लेके जा रहा हूं और घर वाले मेरी तरफ देखते थे, हमेशा सोचते थे कि कल हमारा लड़का कुछ करेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब भाई टीवी या फिल्म की तरफ हमें चलना चाहिए। थिएटर भी करते रहो और कुछ काम मिले तो दिल्ली में जो भी उस जमाने में एक दूरदर्शन का एक चैनल था DD मेट्रो। तो DD मेट्रो के कुछ प्रोग्राम्स बनते थे। तो मैंने कुछ वो प्रोग्राम्स एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ मैं स्क्रिप्ट राइटर काम करता रहा। और उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। अब बॉम्बे गया तो वहां पे तो हमें कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, ना कोई लिंक था। पर कहते ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वहां भी बहुत सारे दोस्त एक एक करके बन गए और मैंने निम्बस टेलीविजन ज्वाइन कर लिया। तो वहां पर एक शो था, डेली सोप था, उसका नाम था अग्नि। तो वो ऑन एयर शो था, दूरदर्शन पे चल रहा था। तो मैं वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया। हमारे डायरेक्टर थे अनंत बलानी सर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बस ऐसे धीरे धीरे करते हुए फिर श्री अधिकारी ब्रदर्स चला गया। उसके बाद ETV उर्दू में हैदराबाद चला गया। कुछ दोस्त बन गए डायरेक्टर्स, तो वो जो भी प्रोजेक्ट करते थे, या कुछ राइटर हो गए या कुछ प्रोडक्शन हाउसेज में दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, तो वो लोग मुझे बुलाते थे, खुद बुलाकर काम देते थे। सर, थिएटर में किस तरह के शो आपने किए हैं? कुछ पॉवर्टी को लेकर भी किया क्या कुछ? हाँ, थिएटर में हम जो करते थे, आमतौर पर हम लोग जो करंट इश्यूज होते थे उन्हीं पर हम करते थे। तो जैसे कि कोई भी इशू है, जैसे करप्शन है या दहेज है, या हमारे उस जमाने मतलब जो भी होता था, एक जैसे मान लीजिए जब जिस समय ओसामा की खोज में जो है अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया था, तो हमने उस इशू पे भी प्ले किया। सर, कोई चर्चित आपका थिएटर शो? चर्चित एक शरद जोशी जी का लिखा हुआ प्ले है, एक था गधा। तो वो प्ले जो है बहुत अच्छा, उसका शो गया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत लाइक किया। अभी तक कितनी फिल्मों को आप डायरेक्ट कर चुके हैं और कौन कौन सी फिल्में हैं? फिल्में मैंने इस तरह से अगर देखा जाए तो 10 से 12 फिल्में कर ली हैं। पर क्योंकि उनका बजट कम था, लोगों के सामने वो उतनी अच्छी तरह से प्रोजेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन जो जैसे मैं पहले क्या हुआ कि एक बार ऐसा टाइम आ गया कि मैं जो भी मैंने ना नौकरी छोड़ दी। जैसे मैं पहले प्रोडक्शन हाउसेज में जॉब करता था, तो वहाँ एज एन एसोसिएट डायरेक्टर जॉब करता था। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे फुल फ्लैश डायरेक्टर बनना है और टीवी में या फिल्म में कुछ काम करना है। तो ऐसा टाइम आ गया कि मैं जो भी प्रोजेक्ट शुरू करता था वो प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता था। और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता तो मुझे लगा कहीं मैं पनौती तो नहीं हूँ। तो फिर मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया बॉम्बे से, कहने लगे भाई हम लोग एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, आप आ जाओ। वो फिल्म भी 4 दिन की शूटिंग हुई, वो भी बंद हो गई। फिर दोबारा से उसकी शूटिंग शुरू हुई, वो भी बंद हो गई। अब मैं जो था, मेरे पास पैसा भी नहीं और मेरे पास काम भी नहीं। तो मैं ATM से पैसे निकाल के वो खर्च कर गया। घर वालों से फिर कोई 20, 30, 50 पे आ गया कि 50 दे दो, 100 दे दो। तो वो फिल्म मेरी बीच में ही रुक गई। उस फिल्म का नाम था राधा तेरे प्यार में। अब वो फिल्म बनाते बनाते म्यूजिक डायरेक्टर से मेरी दोस्ती हो गई, जिन्होंने उसके गाने रिकॉर्ड किए थे।
तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया और मुझे बुलाया, कह लगे भाई हम कुछ ना शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, 2 फिल्में। और एक तो है कि भाई आज की जनरेशन में लड़के हैं और वो कमाना चाहते हैं, पर कमाने के लिए वो उल्टा सीधा कोई भी रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, तो उस स्क्रिप्ट का नाम था 2 दीवाने चले कमाने। तो बोले भाई इसको आप फटाफट शूट कर दो। काफी पुरानी बात है, 2005 की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वो 2 दीवाने चले कमाने, और बोले कि आजकल हर गली में हर लड़का अपने आप को मजनू समझता है और हर लड़की अपने आप को लैला समझती है। तो आजकल क्या है, तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट में बड़ी कॉमेडी स्क्रिप्ट दी, कर लगे ये भी शॉर्ट फिल्म आपको बनानी है, इसका नाम है लैला निराली मजनू मवाली। तो वो फिल्म मैंने की, 2 शॉर्ट फिल्म है, तो उससे कुछ पैसा आ गया, मेरा हाथ भी खुल गया। बस उसके बाद उन्होंने मुझे एक फीचर फिल्म दे दी, उसका नाम था गोरी तेरे गांव में। वो फिल्म निर्विघ्न पूरी हो गई। ये मेरे सिर पे से जो पनौती का स्टिकर था वो कट गया जी। बस सर इसके अलावा उत्तर कुमार के साथ भी आपने कई फिल्में की हैं? जी, मैंने उत्तर कुमार जी की कंपनी ज्वाइन की थी, तो एज ए मैनेजर उनके यहाँ काम करता था। फिर भी उनके यहाँ हमारे फ्रेंड हैं दिनेश चौधरी जी, तो दिनेश जी उनके यहाँ डायरेक्टर थे। तो फिर भी हमने एक फिल्म दिनेश जी ने और मैंने एज ए डायरेक्टर फिल्म की, उसका नाम है फक्कड़। तो वो फिल्म अच्छी तरह से चली और अभी आप उसको YouTube पे देखेंगे तो उसके 9 लाख से ज्यादा व्यूअर्स हैं। तो बहुत अच्छी वो फिल्म है, 2.5 घंटे के लगभग की फिल्म है। और मैं देखता हूं तो मुझे अभी भी हंसी आती है उसको देखता हूं कि वो फिल्म मतलब जब बन गई, हालांकि उसमें काफी लोगों का योगदान है, दिनेश चौधरी जी भी डायरेक्टर है, मैं भी हूँ, उत्तर जी का भी अपना विजन था, सबका अपना अपना योगदान है। पर वो फिल्म मैं जब देखता हूँ कि 9 लाख से ज्यादा व्यूअर है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सर बिल्कुल, जैसा कि आप एक डायरेक्टर भी हैं और एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, तो सर सवाल मेरा आपसे ये है कि स्क्रिप्ट राइटर होते हुए आपने अपने शब्दों और अपनी कलम के दम पर कितने विज्ञापन अभी तक लिखे हैं? देखिए, विज्ञापन मैंने लिखे होंगे 100 से ज्यादा मैं विज्ञापन लिख चुका हूँ। और दिल्ली जो है ये टेली शॉपिंग की एक मार्केट है, तो दिल्ली में टेली शॉपिंग्स बनती है, तो कई मेरी लिखी हुई टेली शॉपिंग्स हिट भी हो गई हैं। और अभी भी इस समय भी करंटली भी जो है वो एक लिखी, मतलब कुछ टेली शॉपिंग्स तो ऐसी हैं जो कई कई चैनल्स पे डेली आती हैं, जिसमें एक IME9 है, एक आयुष 82 है, और आपकी वो स्लिमिंग बेल्ट है, और कुछ यंत्र वगैरह हैं, कोई शनि शिला है, एक लालवट तेल है, इस तरह से बहुत सारी हैं। और जो है कुछ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं ये, तो हमें क्या है कि प्रोडक्ट बेस स्क्रिप्टिंग हम करते हैं और प्रोडक्ट की खासियत बताते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट के नाम अलग अलग होते हैं, तो हमें उनके लिए प्रोडक्ट एक होते हुए अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट भी तैयार करनी पड़ती है। कुछ आजकल आयुर्वेद का जमाना है, कुछ ज्योतिषी होते हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेशलिटीज हैं, उनकी भी टेली शॉपिंग हम बनाते हैं। तो कुछ टेली शॉपिंग्स में एज ए राइटर भी करता हूं और कुछ एज ए डायरेक्टर भी करता हूं। सर लगता है जैसा कि आपने बताया था कि आपने एक बहुत ही मुश्किल दौर को पार करते हुए यहाँ तक का जो आज मुकाम है उस पर आप पहुंचे हैं, तो ऐसे में जब आप अपनी स्क्रिप्टिंग को देखते हैं और टीवी पे चलते हुए देखते हैं और देखते हैं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं वो विज्ञापन जो आपने लिखे हैं और लोग उनसे अट्रैक्ट होकर उनकी बुकिंग भी कर रहे हैं, उनको मंगवा भी रहे हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, मैं बताता हूँ कि पैसे तो हम कोई काम करते तो जरूर कमाते, लेकिन क्या होता है कि हमारी फैमिली है वो हमारी तरफ हमेशा देखती है कि भाई तुम घर से रोज जाते हो, करते क्या हो। तो अगर टीवी पे हमारा प्रोडक्ट, हमारी बनाई हुई कोई या मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट कुछ प्रोडक्ट चल रहा है या मैंने कुछ प्रोडक्ट एज ए डायरेक्टर बनाया, वो टेलीकास्ट हो रहा है, तो मेरी फैमिली को लगता है कि हाँ यार हमारा लड़का कुछ कर रहा है। अदरवाइज क्या है कि वो उन्हें भी लगता है कि ये भी अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। सर अभी तक की आपका उपलब्धि कहूं मैं या फिर ये कहूं कि आपकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सी रही होगी? देखिए, बेहतरीन तो जीवन में आदमी कोशिश करता है और बेहतरीन करने की कोशिश करता है। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही कुछ बच्चों का शो तैयार किया है जिसका नाम है रॉकिंग किड्स। तो ये अभी मैंने 4 एपिसोड का पायलट बनाया है और इसी को जितना भी मैं बेहतर बना सकता था अभी इसमें अपनी बेहतरी दी है और कोशिश कर रहा हूं कि अब ये जो आगे के ये ऑन एयर आ जाएगा तो फिर ऑन एयर आ जाएगा तो फिर मैं इससे और बेहतर करके दिखाऊंगा। सर सुना है हमने कि सर हमने सुना है कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी काम कर चुके हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई? हाँ, नवाज भाई के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि नवाज भाई हमारे दोस्त हैं और 99 की बात है
हम लोग जब हैदराबाद में ईटीवी उर्दू में थे तो हमारा एक प्रोजेक्ट था कच्ची बस्ती। तो ये फिक्शन शो था, डेली सोप था। तो उसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे नवाज भाई। और ये कच्ची बस्ती जो है एक गरीबों की बस्ती थी। उसके अंदर एक न्यूज़पेपर का ऑफिस खुलता है, तो वो लोग भी अपने न्यूज़पेपर का नाम कच्ची बस्ती रख देते हैं। तो उसमें जो एक सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रिपोर्टर का कैरेक्टर था, तो वो नवाज भाई ने किया था। और जो हमारे राइटर थे उन्होंने उनको देखते जो कैरेक्टर निकाले, तो उन्होंने उस कैरेक्टर का नाम भी नवाजुद्दीन ही रख दिया था। तो वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये तो सब जानते ही हैं। पर मेरी मुलाकात उनसे 99 में हुई, तो बस फिर दोस्ती हो गई, सेट पे हम मिले, फिर वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। बॉम्बे में भी मिलते जुलते रहे और वो कुछ प्ले भी करते थे तो मुझे बताते थे, या हम लोग मिल जाते थे, अक्सर कोई ना कोई चीजें आपस में शेयर करते थे। उनको तो हालांकि आज के तारीख में बहुत सारे दोस्त हैं, हजारों लोग यही बोलेंगे मैं उनका दोस्त हूं, लेकिन हम भी उनके दोस्तों में से हैं और वो हमें भी याद रखते हैं। और मैं बड़ी जो है भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिस ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है वो सच में बड़ी मेहनत से उन्हें मिली है। वो मेरे दोस्त हैं और मैं कहता हूं भगवान उनके ऊपर जो है कृपा बनाए रखे। वो जो जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा है वो उस मुकाम को हासिल करके रहे। सर, नवाज भाई के साथ का अनुभव कैसा रहा? देखिए मैं बताता हूँ, मंझे हुए कलाकार हैं वो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं और वो खुद ही कैरेक्टर की डिजाइनिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने उनको स्क्रिप्ट दे दी वो ही वो करेंगे। वो स्क्रिप्ट को पढ़ते और फिर उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद अपना कैरेक्टर खुद डिजाइन करते हैं। तो वो हालांकि अब तो टीवी पे चलता नहीं है ऐसा, उस टाइम पे टीवी पे कैरेक्टर जो है सिगरेट वगैरह पी लेते थे, तो उन्होंने खुद ही कहा क्या मैं इस कैरेक्टर में सिगरेट पीने का रख सकता हूं कि मैं सिगरेट पीते हुए बात करूं, एक बुलेट मोटरसाइकिल पे मैं चला करूं। तो इस तरह का उन्होंने कैरेक्टर डिजाइन किया खुद ही। तो वो क्योंकि उस सीरियल के प्रोड्यूसर खुद रामोजी राव थे, ईटीवी उर्दू का प्रोजेक्ट था, ईटीवी के मालिक खुद ही उसके प्रोड्यूसर थे, तो वहां पे बजट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने बुलेट भी मंगा ली। वो कहते थे मैं सिगरेट पीते पीते जो है मतलब परफॉर्म क्या करूंगा, उसमें परफॉर्मेंस में मेरे सिगरेट दिखना चाहिए, तो वो सिगरेट भी पीते थे। तो वो उन्होंने खुद ही अपनी कैरेक्टर को डिजाइन किया। तो वो अगर वो अपने अंदर से कैरेक्टर को डिजाइन कर रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं उससे बेहतरीन करके दिखा रहे हैं, तो ये एक उनकी स्पेशलिटी है। शायद वो इसी के दम पे आज जहां पहुंचे हैं वो उनकी मंजिल है। सर, आप एक देहरादून के जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में भी एज अ टीचर रह चुके हैं, तो वहां पे आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे बच्चों को? मैं वहाँ जर्नलिज्म भी पढ़ाता था और स्क्रिप्ट राइटिंग भी पढ़ाता था, कैमरा टेक्निक्स भी पढ़ाता था, डायरेक्शन टेक्निक्स भी पढ़ाता था, विजुअल इफेक्ट्स भी पढ़ाता था। तो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे काफ़ी। मैं लगभग 40 महीने वहाँ पर एचओडी रहा। उत्तरांचल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के नाम से देहरादून में कॉलेज है, तो 40 महीने मैं वहाँ पर रहा और बड़ा मेरा ये जीवन का एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। कहते ना कि जो स्टूडेंट थे मेरे, तो मैंने अपने सामने वो बच्चे जो 16 साल 17 साल 18 साल 20 साल 22 साल के थे उनको आगे बढ़ते देखा। आज वो कोई चैनल में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, कोई सीनियर प्रोड्यूसर है, कोई किसी चैनल का ब्यूरो चीफ है, कोई किसी प्रोडक्शन हाउस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कामयाब हो गए। अपने स्टूडेंटों में मैं अपने आप को देखता हूं, उनकी कामयाबी को मैं अपनी कामयाबी समझता हूं और मैं ये सोचता हूं कि वो जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो जितना भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ही आगे बढ़ता जा रहा हूं। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल आपसे ये कि ये आप इंस्पायर किससे हुए इन सब के लिए? आप एक टीचर भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और आप एक डायरेक्टर भी हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली इन सब पर आगे बढ़ने की? प्रेरणा तो इंसान प्रेरित कहाँ से हुए आप? प्रेरणा तो इंसान को सोसाइटी से भी मिलती है, जो कुछ इंसान देखता है। मेरे घर में मेरे फादर मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो करो। आज तक कभी मेरे घर वाले मेरे किसी, आज तो चलिए मैं कुछ जो भी काम करता हूँ उससे, ये मेरा प्रोफेशन है, इसी से मैं कुछ पैसा भी कमाता हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मैं इससे कुछ भी नहीं कमा पाता था। तब भी मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी टॉर्चर नहीं किया कि भाई तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है, तुम इसमें कब तक लगे रहोगे, सक्सेस नहीं हो रहे हो तो कोई दूसरा बिजनेस कर लो। तो मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरी फैमिली वाले हैं,
वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। अगर वो उनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता, ये बीच में ही मेरा सब कुछ छूट गया होता। सर, आपने अपने करियर की शुरुआत 19 साल की उम्र में की, तो ऐसे में मेरा आपसे पूछने का मकसद ये है कि एक डायरेक्टर बनना और एक स्क्रिप्ट राइटर बनने की जो प्रेरणा, या फिर जो मैंने आपसे पूछा था कि प्रेरित कहाँ से हुए, क्या ये एक बचपन का सपना था या फिर धीरे धीरे उम्र के साथ साथ आपको लगा कि आपको भी कुछ हटकर करना चाहिए? देखिए, डायरेक्शन तो एक प्रोफेशन है, पर राइटिंग हर एक किसी के बस की काम नहीं है। राइटिंग का जो स्किल है वो इंसान की या तो नॉलेज से आता है, या फिर इंसान जो चीजें देखता है, ऑब्जर्व करता है, उनको शब्दों में लिख पाता है। अब स्क्रिप्ट राइटिंग हर एक, मैं ये नहीं कहता हर कोई नहीं कर सकता, हर एक कोई कर सकता है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए नॉलेज की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नॉलेज बहुत है मेरे पास, लेकिन अगर मैं कोई चीज देखता हूं तो मैं उसे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता हूं, उसके बारे में मैं डीप नॉलेज और ज्यादा इकट्ठी करता हूं, तभी मैं किसी चीज को लिखता हूं। तो लिखने के लिए अगर जैसे मैं कोई सोशल इशू देखता, क्या बचपन से लिखने का शौक था आपको? हाँ, मैंने शुरू में कुछ, जब छोटा था 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तब भी मैं कुछ लिखता था। जो हमारे स्कूल की कहते हैं ना पत्रिका होती है जो सोवेनियर वगैरह टाइप की, तो उसमें मैंने कुछ लिखा, लेकिन वो तो उस जमाने में अधपका कच्चा था, कुछ लिख दिया। अभी सोचता हूँ कि अभी कुछ कविताएं जैसे मैं लिखता हूं, तो वो कविताएं जो 10 साल पहले मैंने लिख दी, तो अभी उन्हें पढ़ता हूं तो अभी वो अच्छी लगती, पर उस समय में मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अभी मुझे लगता है कि हाँ वो ठीक लिख गई थी, उस समय तो मैं लिखता था तो मुझे, तो लिखने के लिए जो इंस्पिरेशन है वो सोसाइटी है। सोसाइटी में हम कोई इशू देखते हैं और उसको हम लिख देते हैं कलम से। तो लिखने के लिए सही शब्दों का चुनाव होता है, उस इशू की जो, उस इशू का जो मूल तत्व है और उसको हम जिस तरह से बना के उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं वो मायने रखती है। तो एक राइटर तभी, क्योंकि इशू तो वही है, लेकिन लिखने वाले डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, और जितनी तरह से जितने राइटर लिखते हैं उसके उतने ही मतलब निकलते हैं। सर, आज लगता है इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कि मेहनत रंग लाई है और जो चाहते थे वो अचीव किया है? नहीं, अभी अचीव नहीं किया है, अभी आगे जाना है, और अभी जो सपना है वो बहुत आगे जाने का है, और अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। एक तरह से कहें तो अभी स्ट्रगल, तो जिस दिन भी अभी हम लोग सब लगे हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे इंडस्ट्री के, टीवी के, फिल्म के, वो उनकी दुआओं से, उनके सहयोग से और उनके भरोसे से कि वो जो कोई भी काम मुझे मिलता है, ये उनका भरोसा होता है कि मैं उस काम को पूरा कर दूंगा। तो ये भरोसा है जिसके भरोसे पे मैं भी हूं कि एक दिन मुझे बड़ा काम मिलेगा और मैं भी कोई बॉलीवुड में बड़ा प्रोडक्शन लूंगा, कोई बड़ी फिल्म बनाऊंगा और कोई बड़ा शो मेरा टीवी पे आएगा। सर, अगर बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले तो आधार क्या रहेगा स्क्रिप्टिंग का? जैसे कुछ फिल्में होती हैं वो राजनीतिक बेस्ड होती हैं, कुछ अपराध बेस्ड होती है, कुछ एंटरटेनमेंट बेस्ड होती हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप किस पर आधारित होकर फिल्म लिखना चाहेंगे? अगर मुझे मौका मिले और मुझे अपने मन की स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले और प्रोड्यूसर कहे कि आप अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लिखिए, अपने मन के विचार या लिखिए, तो मैं करंट जो सोशल इशू हैं उन्हीं पर फिल्म बनाऊंगा। क्योंकि हम अपनी सोसाइटी के लिए, एक फिल्मकार का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, एक फिल्मकार का उद्देश्य समाज के प्रति भी है। उसका दायित्व बनता है कि वो सोसाइटी को क्या दे रहा है। हमारी बनाई हुई फिल्म से ही लोग सीखते हैं, छोटे बच्चे भी सीखते हैं, बड़े लोग भी सीखते हैं। अगर हम अच्छी बात बताएंगे तो लोग उससे अच्छी चीज सीखेंगे। अब आजकल मैं देखता हूं गैंगस्टर्स को ही लोग बना के दिखा देते हैं फिल्म, उसमें गैंगस्टर ही हीरो होता है। हम ये कौन सी सोसाइटी दे रहे हैं? हम बता रहे हैं कि भाई गैंगस्टर बनोगे तो हीरो बनोगे? नहीं, गैंगस्टर कभी हीरो नहीं हो सकता। तो मैं अगर कभी कोई फिल्म बनाऊंगा एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, बड़ी फिल्म बनाऊंगा या कोई बड़ा प्रोड्यूसर मुझे मौका देगा, तो मैं जरूर उसमें ये बात बताऊंगा कि कभी भी बुरा इंसान बुरा ही होता है, बुराई का अंत भी बुरा होता है, लेकिन कभी भी बुरा कैरेक्टर हीरो नहीं हो सकता। इंसान के जीवन में प्रेरणा ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं जब छोटा था, बचपन में 7 साल की उम्र से ही अखबार पढ़ता आ रहा हूं। हमारे घर में एक लाइब्रेरी थी, बहुत सारी किताबें थी, सैकड़ों किताबें थी, वो किताबें पढ़ता था। न्यूज़पेपर आते थे 3-4, वो
पूरे न्यूज़पेपर हम पढ़ते थे, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक उसका एक एक एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ते थे, एडिटोरियल पेज भी पढ़ते थे, उसमें लिखी हुई चिट्ठियां भी पढ़ते थे, सारी न्यूज़ पढ़ते थे। तो मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ जाता था और वो ही सब जो शुरू से लेके आज तक नॉलेज इकट्ठी हो गई, वो एक तो मुझे आज लिखने में सहायता करती है। दूसरी बात ये कि वो जो मैं पढ़ता था वो मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती है कि जब मैं नए विचार भी वही देती है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसी में से हमें कोई नया विचार भी मिलता है। लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई राइटर है, चाहे वो शायर है, चाहे वो गीतकार है, चाहे वो कोई कवि है, या फिर वो अखबारों में व्यंग लिखता है, कॉलम लिखता है, या फिर कोई फिल्म का राइटर है, या फिर कोई स्क्रिप्ट राइटर है, कोई एड फिल्म भी लिखता है, जब तक कोई इंसान पढ़ेगा नहीं तब तक वो अच्छा लिखने वाला नहीं बन सकता। और अच्छा लिखने के लिए मुझे जितनी भी प्रेरणा मिली है वो सब पढ़ने से और अच्छी चीजें देखने से मिली है। तो बिल्कुल हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रस्तोगी जी का कहना है कि अगर उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले तो वो सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में लिखना पसंद करेंगे और साथ ही मेहनत करने से मीलों के फासले भी नजदीक हो जाते हैं। मेरे साथ व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।